गांव की सास शहर की बहू। कौशल्या सोने के लिए कमरे में जा ही रही होती है कि तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? कौशल्या दरवाजा खोलती है, सामने नेहा खड़ी होती है। नेहा बेटी, तू इतनी रात को यहाँ पर, और तू घबराई हुई क्यों है? कौशल्या मौसी, भाभी को जच्चे का दर्द उठा है, जल्दी चलो। कौशल्या लालटेन लेकर नेहा के घर आती है, जहां बिस्तर पर लेटी बबीता दर्द में छटपटा रही होती है। माँ, मेरा बच्चा। घबराओ नहीं बबीता बहू। मनोरमा, जल्दी से गर्म पानी और तौलिया तैयार रख। कौशल्या पूरी जी जान झोंक कर बबीता का प्रसव कराती है। तभी मनोरमा आंसू भरी आंखों से कौशल्या का धन्यवाद करती है। कौशल्या बहन, आज तुम्हारे कारण मेरे घर में खुशियां आई हैं, वरना सरकार को तो हमारे रामपुर गांव में रहने वालों से कोई वास्ता नहीं। ना तो हमारे गांव में कोई अस्पताल है, न सीधी सड़क। गनीमत है जो तुम जैसी आशा हमारे गांव में है, वरना हम जैसे गरीब के घर की गर्भवती बहुएं जाने कहाँ जाती। ये कहानी है कौशल्या की। कौशल्या देवी रामपुर गांव में रहती है। वो गांव वालों के हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहती है। फिर चाहे किसी गर्भवती बहू की डिलीवरी कराना हो या फिर शादी ब्याह में जाकर लोगों का हाथ बटाना हो, उनका एक ही बेटा है, आनंद। कौशल्या ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। भरी जवानी में पति को खो देने के बाद उन्होंने कठिन मेहनत करके आनंद को पाला पोसा और खुद भूखी प्यासी रहकर आनंद का पेट भरा, क्योंकि एक माँ का दिल मोम का होता है जो खुद पिघलकर बस रोशनी बिखेरना जानती है। अच्छा मनोरमा बहन, मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ऐसे ही दिन बीतता है। फिर एक दिन आनंद का फोन आता है। अरे कौशल्या मौसी, तने खेने आवा, शहर से तोहार बिटवा का फोन आया है। ये सुनकर कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वो भागी भागी फोन दफ्तर आती है। आनंद बेटा, कैसा है तू? अच्छा हूँ माँ, मैं कल घर आ रहा हूँ। आनंद के आने की खुशी में उसकी गरीब माँ सारा दिन मिट्टी का चूल्हा झोंक कर उसके लिए ढेरों मीठे पकवान बनाती है। आनंद जब गांव आता है तो उसके साथ एक अनजानी लड़की होती है। पूरा गांव उसके छोटे कपड़ों को देखकर बातें बना रहा होता है। आनंद बेटा, तू आ गया, पर ये कौन है? माँ, ये शिखा है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। माँ, मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। आनंद की शादी को लेकर कौशल्या ने बहुत से सपने देखे थे, मगर बेटी की खुशी के लिए कौशल्या ने शहर से आई शिखा को बहू मान लिया। यही ठहरो बहू, मैं आती हूँ। कौशल्या मंदिर में रखी आरती की थाली लाकर शिखा की आरती उतारती है। घमंडी शिखा आरती की थाली को गुस्से से घूर घूर कर देखकर कहती है, दिस इज टू मच। लगता है कि मेरी एक गंवार सासू माँ पूरे 100 बार आरती करेगी मेरी, तभी दम लेगी। ओह गॉड, ये गांव वाले इतने गंवार क्यों होते हैं? अंदर आ जाओ शिखा बहू। बेटा आनंद, बहू को कमरे में ले जा, सफर से थक गई होगी। शिखा आनंद के साथ कमरे में आ जाती है। अगली सुबह आनंद जल्दी उठकर काम पर चला जाता है, क्योंकि शहर से ट्रांसफर के बाद गांव में आज उसकी ज्वाइनिंग का पहला दिन था। वहीं शिखा देर सवेर तक कमरे में सोती रहती है। इतनी देर हो गई बहू, अब तक उठी नहीं लगता है, जाकर देखती हूँ। ये सोचकर कौशल्या कमरे में आती है, जहां शिखा स्नैपचैट चला रही है। शिखा बहू, कमरे में सोने में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सीधी सादी सास के पूछने पर घमंडी बहू अपने शहरीपन का झूठा घमंड झाड़ती हुई बोलती है। ओह गॉड सासू माँ, आप इसे कमरा कहती है? दिल्ली शहर में ऐसे गए गुजरे टूटे फूटे घर गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में गिने जाते हैं। ना तो यहाँ एसी है, ना एयर कंडीशनर, कूलर और 2 कौड़ी का पंखा बस दिखाने के लिए है। सारी रात पसीने में भीगी हुई थी मैं। तू परेशान मत हो शिखा बहू, मैं तेरे लिए आज ही नया पंखा मंगवा दूंगी। अपनी शहरी बहू के मुंह से अपने गरीब होने की बेइज्जती होती देखकर बेचारी कौशल्या की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी देर में शिखा शॉर्ट सी निक्कर जीन्स और टॉप पहनकर बाहर आती है और कहती है, What the hell is this, सासू माँ? आपने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या? अरे बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है। ये हमारे रामपुर गांव की रीत है। बहू के चूल्हा पूजन के बाद ही कुछ बन सकता है। You know what, सासू माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है। गैस चूल्हा की भी कोई पूजा होती है क्या?
अरे बहू, ये तो हमारे मानने और ना मानने के ऊपर है। सासू माँ, मुझे आपकी लेक्चरबाजी नहीं सुननी। पहली रसोई की रस्म ही पूरी करनी है ना? फाइन। ये कहकर शिखा किचन में आती है और हंसते हुए कहती है, ब्लडी बुढ़िया कहेंगी, आज तो इसे मजा ना चखाया तो मैं भी शिखा नहीं। ये कहकर शिखा जानबूझकर अंडा सैंडविच बनाकर अपनी सास को परोसती है और खुद भी खड़ी खड़ी सैंडविच खाने लगती है। इट वॉज अमेजिंग। अरे ये क्या किया शिखा बहू तूने? अपनी पहली रसोई में अंडा बनाया है, जबकि तुझे कुछ मीठा बनाना था। माँ जी, मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी और बनाऊंगी भी। कोई मेरे खाने पीने के पीछे रोक टोक करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कौशल्या अपने शहर की बहू की सिर्फ अपने बेटे आनंद के लिए सुन रही थी। ऐसे ही दिन बीत गया। आनंद सुबह से ढलने तक काम में रहता। शिखा इस बात का पूरा फायदा उठाती और सारे काम का बोझ अपनी बूढ़ी सास के कंधों पर डाल देती। और वक्त के साथ शिखा की बदमाशियां जुल्म में बदल गईं। एक दिन शिखा कानों में हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए कमरे से बाहर आती है। तभी फर्श पर बिखरे हुए पानी के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आउच! मेरा पैर! ये बुढ़िया बहुत कामचोर हो रही है। सासू माँ! अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? बहू तूने बुलाया? यो ब्लडी बुढ़िया! अरे कैसे सफाई किया है तूने? फर्श पर पानी कैसे छूट गया? पता नहीं बहू, मैंने तो अच्छे से ही साफ किया था। शिखा ने अपनी सास की एक न सुनी और बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल खींचने लगती है। छोड़ दे बहू, छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से तुझे गलती का मौका नहीं दूंगी। बेचारी कौशल्या ने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो रहा था। जिस बेटे की शादी को लेकर उस गरीब लाचार माँ के मन में सैकड़ों आस बंधी थी, शिखा जैसी घमंडी बहू पाकर वो सारे सपने टूटकर बिखर गए। ऐसे ही दिन ढलते गए और शिखा गर्भवती हो गई। माँ, सुना तुमने? तुम दादी बनने वाली हो और मैं पिता। हाँ बेटा, अब मैं बहू के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके लिए ढेर सारी गोंद के लड्डू बनाऊंगी। माँ जी, ये तो मन की मिठाई खा जाइए। मैं आपके गवार वाले देसी नुस्खे फॉलो नहीं करने वाली। आजकल फिटनेस के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने बच्चे को खुद ही कैरी कर लूंगी। बस करो शिखा, तुम्हारे जो भी जी में आ रहा है मेरी माँ को बोल रही हो। तुम जानती नहीं हो जिसे तुम गवार कह रही हो उनकी इस गांव में क्या पहचान है। रहने दे आनंद बेटा। कौशल्या आनंद को चुप करा देती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का घर टूटे। गुजरते समय के साथ शिखा की गर्भावस्था के 9 महीने बीत गई और उसे आधी रात दर्द हुआ। माँ, आनंद, मुझे दर्द शुरू हो गया है। आनंद भागकर कौशल्या के पास आकर उसे बुलाता है। आनंद, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, ना कि तुम्हारी गवार माँ की। बहू, ये बातें लड़ाई झगड़े का नहीं। आनंद बेटा, तू बाहर जा। शिखा का दर्द बढ़ता जा रहा था मगर कौशल्या ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। साथ ही अपनी शहरी बहू का हौसला अफजाई करती रही। धीरज से काम ले बहू, इस दर्द को मत देख, बस आने वाली खुशी के बारे में सोच। थोड़ी देर में शिखा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आनंद और कौशल्या के चेहरे खुशी से खिल गए। वहीं शिखा की आंखों के आगे उसकी की गई गलतियों की कड़वी यादें उभर आई और उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गवार, गरीब और ना जाने क्या क्या कहा, मगर आज आपने मेरी जिंदगी बचाई है और मेरी झोली को खुशियों से भरा है। बहू, रिश्ते कच्ची कैरी के जैसे होते हैं, जो कभी खट्टा तो कभी मीठा लगता है। जो हो गया सो हो गया। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये सुनकर शिखा आंसुओं से भरकर अपनी सास के गले लग जाती है और उस दिन के बाद से शिखा को ससुराल का घर, आंगन उसे शहर से कहीं ज्यादा अपना सा लगने लगता है। देख बहना, आजकल अपने बेटों पर कंट्रोल करके रखो। मैंने बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें सुनी हैं। आजकल तो लड़के अपनी ही पसंद की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर में ले आते हैं। नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा। मेरा बेटा मेरे काबू में है। वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे मैं कहूँगी। और मैं तो चाहती हूँ कि कोई ऐसी लड़की घर पर आए जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और अच्छे घर से हो, ताकि हमारी गरीबी थोड़ी मिट जाए। अब अच्छे घर से होगी तो साथ में दहेज भी लेकर आएगी। बहन, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी जैसा तू सोच रही है तुझे बिल्कुल वैसा ही मिले और तेरी बहू अच्छे घर से हो और खूब सारा दहेज भी लेकर आए। तभी कुमकुम के घर की घंटी बजती है।
लगता है दरवाजे पर कोई आया है। तुम यहाँ बैठो लता बहन, मैं बस अभी देख कर आती हूँ। कुमकुम जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने उसका बेटा एक बंगाली लड़की के साथ शादी के जोड़े में होता है। अरे अर्जुन, ये क्या, ये सब क्या है? और ये बंगाली जोड़े में तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम दोनों के गले में ये वरमाला क्या कर रही है? कुमकुम की बात सुनकर अर्जुन कहता है, माँ, अब ये सारे सवाल हमसे अंदर भी तो पूछ सकती हो। अब क्या हमें आप यहीं पर खड़ा रखोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? ऐसा कहकर अर्जुन घर के अंदर आ जाता है। अंदर जाने के बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ, इससे मिलो, ये पूर्वी है, ये बंगाली है और मैं इससे बहुत प्यार करता था। इसकी माँ ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। अब हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली और आपके पास शादी करके आ गई। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तूने तो कहा था कि माँ, मैं आपकी ही मर्जी से शादी करूंगा। अरे माँ, इस बात को पता नहीं कितने साल हो गए और अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकता हूँ। और फिर पूर्वी बहुत अच्छी है, बेशक बंगाली जरूर है, लेकिन आपका हमेशा अच्छे से ख्याल रखेगी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक मांस मछली खाने वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाएगा? अरे ये मछली चावल खाने वाली लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हाँ माँ जी, मैं बंगाली जरूर हूँ, लेकिन मैं मछली चावल नहीं खाती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपके घर के सारे तौर तरीके अच्छे से सीख लूंगी। ये देखकर लता मन ही मन मुस्काने लगती है। लंबी लंबी बातें फेंकने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया हुआ, अब इस कुमकुम को अच्छे से अकल आएगी। वैसे अच्छा मौका है आग में घी डालने का। लता अपने मन में ऐसी बातें करने के बाद अपनी सहेली कुमकुम से कहती है, अरे बहन, जरा अपनी बंगाली बहू के चेहरे की तरफ देखो, कितनी प्यारी और खूबसूरत है, एकदम चांद का टुकड़ा है। ऐसी तो बहू तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। और रही घर के काम काज की बात, तो बेचारी कह तो रही है सीख जाएगी, तुझे तो अपनी बहू को स्वीकार लेना चाहिए। लता के कहने पर कुमकुम गुस्से का घूंट पी जाती है और कुछ नहीं कह पाती। वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। माँ ने मेरी शादी के बहुत सारे सपने देखे थे पूर्वी, तुम तो जानती ही हो, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। अब माँ ने मुझे अचानक से तुम्हारे साथ शादी करके देखा तो वो अभी गुस्से में है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। माँ जी ने तो मुझे आशीर्वाद दिया ही नहीं, लेकिन आप ही मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। पूर्वी अपने कमरे में जाने से पहले लता के पैर छू लेती है। ये देख लता को बहुत खुशी मिलती है और लता भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद अर्जुन पूर्वी को कमरे में ले जाता है, जहां पूर्वी फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है और रसोई में जाकर अपने पति अर्जुन के लिए खाना बनाना शुरू करती है। मैंने माँ जी से ये झूठ तो बोल दिया कि मैं मछली चावल नहीं खाती हूँ, लेकिन मछली चावल खाए बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है और ये सब सुन लेता है। मेरी प्यारी बंगाली पत्नी तुम इतनी प्यारी हो कि मैं क्या बताऊं। तुम पहले मेरे लिए खाना बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर से मछली चावल खिलाकर लाऊंगा। अर्जुन ऐसा कहकर बात को संभाल लेता है। जिसके बाद पूर्वी अपने पति अर्जुन के लिए खाना बनाती है और अपनी सास के लिए भी। खाना खाकर अर्जुन तो तारीफ करता है, लेकिन जब पूर्वी अपनी सास के कमरे में खाना लेकर जाती है तो खाना चखते ही कुमकुम और भी गुस्से में आ जाती है। ये क्या बनाकर लाई है तू? अरे कितना बेस्वाद खाना है। तूने तो कहा था तुझे अच्छा खाना बनाना आता है। अरे यही सिखाया है क्या तेरी बंगाली माँ ने? बेचारी पूर्वी का मुंह उतर जाता है। जिसके बाद वह मायूस होकर वापस चली जाती है। अरे क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अजी, खाना क्या अच्छा नहीं बना है? खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक निवाला खाते ही मेरे खाने की बहुत बेइज्जती की। अर्जुन पूर्वी को समझाता है। जिसके बाद पूर्वी उसकी बात समझ जाती है और बाकी के काम करके उसके साथ बाहर से मछली चावल खाने चली जाती। घर वापस आने के बाद वह सभी के लिए रात का खाना बनाती है, लेकिन पहली बार की तरह ही इस बार भी कुमकुम उसके हाथों का बना हुआ खाना खाती ही नहीं, जिसके चलते पूर्वी को बहुत दुख होता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जिसके चलते खाना ना खाने की वजह से कुमकुम बीमार भी पड़ने लगती है। ये सब पूर्वी से देखा नहीं जाता। आखिर मैं अपनी सास को कैसे खुश करूं जिससे वह मेरे हाथों का खाना खा ले? भगवान, कुछ तो उपाय निकालो। पूर्वी ऐसा सोचकर बचा हुआ खाना जानवरों को खिलाने के लिए बाहर लेकर आती है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बेटी, ये खाना मत फेंको, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कोई बात नहीं बाबा जी, वैसे भी मेरी सास को मेरे हाथ का कुछ भी पसंद नहीं आता। आप ही खाकर बताइए
क्या मेरे खाने में कोई कमी है? पूर्वी सारा खाना उस बूढ़े आदमी को खिला देती है और वह बूढ़ा आदमी शौक से सारा खाना खा जाता है। इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बूढ़ा आदमी इतना कहते ही देवता के रूप में आ जाता है। मैं अक्सर अच्छे लोगों की परीक्षा लेने के लिए आया करता हूँ, जिसके चलते तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? देवता जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे एक वरदान दे दीजिए जिससे मैं जो भी खाना बनाऊं वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई खाना हो और मेरी सास को भी पसंद आ जाए। तुम चाहती तो मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, जैसे धन, दौलत और अपनी जरूरत की कोई भी चीज, लेकिन तुमने अपनी सास के बारे में सोचा। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि आज के बाद जब भी तुम कुछ भी बनाओगी तो लोग तुम्हारे खाने की तरफ खींचे चले आएंगे और जिंदगी भर तुम्हारे हाथों के बने हुए खाने के गुणगान करेंगे। देवता ऐसा कहकर पूर्वी को वरदान देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद पूर्वी रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। मेरी सास को चाय बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ की चाय पिएंगी या नहीं। पूर्वी के चाय बनाते बनाते उसकी चाय की खुशबू कुमकुम की नाक तक पहुंच जाती है, जिसके चलते उससे रुका नहीं जाता और वह फौरन किचन में पहुंच जाती है। इतनी अच्छी चाय की खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। मुझे भी चाय पीनी है, जल्दी से बना कर दो मुझे। कुमकुम के कहने पर पूर्वी एक कप में चाय करके कुमकुम को दे देती है। चाय पीने के बाद कुमकुम को भूख भी लगने लगती है। बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर लेकर आओ। एक चाय पीते ही कुमकुम का पूरा बर्ताव चेंज हो जाता है। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह रसोई में ऐसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। अरे वाह, क्या खुशबू है! पूर्वी, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तेरा खाना खाना नहीं बल्कि जादुई खाना है कि कोई भी इस खाने के पीछे खींचा चला आए। उसी समय अर्जुन भी ड्यूटी पर से आ जाता है और अपनी माँ को पूर्वी के हाथों का खाना खाते हुए देख खुश हो जाता है। आखिरकार तुमने माँ को खाना खिला ही दिया। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भी खाना है। अर्जुन अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। ये सब देख पूर्वी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से कुमकुम रोजाना पूर्वी के हाथों का बना हुआ खाना खाती और स्वस्थ रहने लगती है।